वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका ये बेसिक स्टार्ट मैं ले रहा हूँ फ्रिक्शन से। व्हाट एग्जैक्टली इज द फ्रिक्शन? सपोज इफ यू पुट योर टू palms ऑन ईच अदर एंड ट्राइज टू मूव वन palm ओवर द अनदर, व्हाट डू यू थिंक? यू फाइंड कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ ए रेसिस्टेंस। अगर मैं एक हथेली को दूसरे हथेली पर रख दूँ और उसे स्लाइड कराने की कोशिश करूँ तो मैं पाता हूँ कि यू हैव टू अप्लाई अ लिटिल अमाउंट ऑफ एफर्ट। क्यों एफर्ट लगाना पड़ता है? कि देर इज सम अनदर फोर्स विच अपोजेज दिस रिलेटिव मोशन, है ना। तो जैसे ही आप एक हाथ को दूसरे हाथ पर आप रगड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपको एक फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वो फोर्स इसलिए आप लगाते हैं क्योंकि आपके हाथ को कोई एक फोर्स अपोज कर रहा है, एंड दिस इज ए इमेजिनरी और ए हिडन फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड frictional force or simple friction. So friction is a cause which always opposes the relative motion. That is the point to be noted. Friction is a force which always opposes a relative motion. रिलेटिव मोशन और टेंडिंग मोशन। टेंडिंग मोशंस का मतलब हो गया जो मोशन करने की कोशिश कर रहा है और एक्चुअली मोशन नहीं हुआ। दिस फोर्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑकर्स एट कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस, ये कॉन्टैक्ट सरफेस पर ही होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आते हैं, एंड ऑलवेज पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ओके, इन जनरल हम अगर फ्रिक्शंस की बात करें, सपोज करें एक ब्लॉक है, this is a block A and it is put on a rough ground. This you can see a rough ground. Okay, and we put certain amount of a force on this. This is the F external force, and this force if it is of a little amount then we find, तब मैं ऐसा महसूस करता हूँ या पाता हूँ कि ये ब्लॉक आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब मैं इस फोर्स को एक्सटर्नली इस ब्लॉक के ऊपर लगाता हूँ और ऐसा स्थिति आ पाता है कि अगर ये ब्लॉक आगे नहीं बढ़ पाता है तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ देयर इज ए फोर्स देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी इज ए बाउंड टू मूव। लेकिन अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है द नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स आ गया ऐसे उसी के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये क्या हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल प्लस एफ जो हमने दूसरा माना है फ्रिक्शनल फोर्स, and this must be equal to 0. So what is the frictional force? Minus of F external. So frictional force is opposite to the externally applied force when body is actually at no motion. तो इसका मतलब F क्या हो गया? This F is a frictional force. Frictional force. और ये क्या स्थिति है? सपोज के लिए body does not move. Body does not move. अगर ये बॉडी नहीं मूव करेगा तो what is the net force on this? Must be 0, and so it applies this way. नेट फोर्स इज 0। कौन कौन से नेट फोर्स लग रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एफ एक्सटर्नल लग रहे हैं, और अगर वो कोई दूसरा फोर्स होगा तभी वो 0 हो सकता है। माना कि वो दूसरा फोर्स एफ फोर्स है, दोनों का समेशन 0 एफ एक्सटर्नल। So this is the nature of the frictional force which opposes the tending motion. ये होने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इस बात को देखिए, केस 2। केस 2 अगर मैं ये ले लूँ कि सपोज कीजिए ये एक बॉडी है एंड इट इज अगेन मूविंग, दिस इज अ मूविंग, चाहे वो एक्सीलरेशन हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मतलब है। कब मैंने एक फोर्स एक्सटर्नल लगाया और ये मोशंस में आ गया, तब भी इसके रिलेटिव मोशंस को अपोज करेंगे, एंड सच टाइप ऑफ ए फोर्स इज अगेन कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स।
तो आपने क्या देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कैसे है, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको डिक्रीज करने की कोशिश, अपोज करेगा। ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स जो पीछे की ओर लग रहा है अपोज कर रहा है। ये क्या हो गया, एफ एक्सटर्नली अप्लाइड है और ये फ्रिक्शन उसको अपोज करता है। यस, नाउ अब हमारे पास आता है कि ये फ्रिक्शन क्यों डेवलप होता है। लेट अस कंसीडर दिस, व्हाई फ्रिक्शन इज सो डेवलप्ड, व्हाई फ्रिक्शन इज so developed at contact surface. ये हमारा यस, जरा सा चेक कर लीजिए इसे। मैं आपको दिखाता हूं व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्टैक्ट सरफेस। लेट अस सपोज दिस इज ए वन बॉडी, दूसरा बॉडी को मैंने शो किया कि यूं इस तरह से चल रहे हैं। एंड हियर इट इज द अनदर बॉडी। सो दिस इज द बॉडी ए एंड हियर इट इज ए बॉडी बी। दो बॉडी है। दिस इज द एपरेंट एरिया, एक दूसरे से कितने कांटेक्ट में है। दिस इज द एपरेंट एरिया, apparent area of contact। और ये क्या है, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए। एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट, एक्चुअल कांटेक्ट पॉइंट एंड मेनी इरेगुलरिटीज एंड मेनी irregularities at microscopic state, माइक्रोस्कोपिक स्टेट। माइक्रोस्कोपिक स्टेट का कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दो बॉडी को सटा देता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, ऐसा महसूस होता है आमतौर पर। लेकिन वास्तव में अगर उसको माइक्रोस्कोप से चेक किया जाए तो मैं पाऊंगा कि बहुत कम पॉइंट ही एक्चुअल कांटेक्ट में है, अदरवाइज अदर पॉइंट्स आर नॉट इन कांटेक्ट। तो ये पॉइंट्स को मैंने नोट कर लिया। अब क्या होता है, इस बात को देखिएगा, यहां पर क्या होता है, एक्चुअल कांटेक्ट एरिया, एक्चुअल कांटेक्ट एरिया इज ए वेरी स्मॉल देन apparent कांटेक्ट एरिया, apparent कांटेक्ट एरिया। वास्तविक में एरिया बहुत कम कांटेक्ट है। नाउ इस पॉइंट को नोट कीजिए। नाउ देयर इज ए लार्ज एडहेसिव फोर्स, लार्ज एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स का नेचर क्या होता है, एक तरह से ये आपको पुल करने की कोशिश करता है या अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स, लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू डिसिमिलर, between two dissimilar bodies at contact। तो आपने क्या देखा कि इन दोनों के बीच में एडहेसिव फोर्स होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, एट मॉलिक्यूलर लेवल, एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल कह सकते हैं। अब क्या हो गया, कॉन्टैक्ट एज कॉन्टैक्ट एरिया इज वेरी स्मॉल, कॉन्टैक्ट एरिया आप देख सकते हैं बहुत कम है। सो लार्ज एडहेसिव प्रेशर इज डेवलप्ड, लार्ज एडहेसिव प्रेशर at contact surface, at contact surface is developed। क्या आपने नोट किया कि भाई ये तो होना ही होना है, क्योंकि प्रेशर्स क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये लार्ज प्रेशर तो हो गया यहां पर। ड्यू टू लार्ज प्रेशर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये भी याद रखिएगा। ड्यू टू लार्ज प्रेशर, अब इतना ज़्यादा प्रेशर ले रहा है कि डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक
डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ऐसे करके हुआ एकदम से प्लास्टिक के समान ये मुड़ जाएगा और लॉक भी हो जाएगा, टेक्स प्लेस। एंड कोल्ड वेल्डेड, कोल्ड वेल्डेड एट कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट पर ये वेल्डिंग के समान काम करेगा। कैसा वेल्ड होगा? ठंडा, बिना गर्म किए हुए वेल्ड हो गया। वेल्ड के तो आप लोग जानते हैं ना कि जैसे हम लोग कोई दो लोहे को सटाते हैं तो वेल्डिंग कर देते हैं, उसी तरह से ये कोल्ड वेल्डेड हो जाता है एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। नाउ लार्ज फोर्स नीडेड, लार्ज फोर्स इज नीडेड टू ब्रेक this cold weld, and so frictional force needed, frictional force so develops, and we need applied force to counter this cold welded joint. So this is the mechanic. मैकेनिक क्या हो गया इसका? सिंपल सी बात हो गई, जहाँ पर कोल्डेड हो जाएंगे लार्ज प्रेशर डेवलप हो जाएगा, कॉन्टैक्ट एरिया कम है, एडेसिव फोर्स ज़्यादा है, जिसके कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो एक दूसरे से वो सट जाएंगे। कैसा सटेंगे? कोल्ड वेल्डेड हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको पुश करूं तो ये बॉन्ड को तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, कोल्ड जो वेल्ड हुआ उसे तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दिस ऑफर्स ए लार्ज रेसिस्टेंस, एंड दिस लार्ज रेसिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट दूसरे पार्ट को देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिशन ऑफ रिलेटिव मोशन, अपोजिशन ऑफ रिलेटिव मोशन। ये जो चर्चा हमने बेसिक लाइन पर किया था उसकी क्या मतलब होती है, आप देखिए यहां पर ध्यान से। एक बॉडी है, कॉन्टैक्ट सरफेस है, फोर्स लग रहा है, एंड सपोज इट मूव्स। अभी तो ये क्या था? रेस्ट में, और इस फोर्स अप्लाइड लगने के बाद ये मोशंस में आ जाता है। नाउ इट स्टार्ट्स मोशंस। अब ये क्या हो गया? मोशन। किस दिशा में जा रहा है? इस दिशा में। अब क्या कहता है? फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये चूंकि आगे की ओर जा रहा है, सो दिस इज एफ, एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स, और ये फोर्स क्या होगा? पैरेलल टू सरफेस कॉन्टैक्ट, एंड अपोजेस द रिलेटिव मोशन। आप देख सकते हैं रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, करेक्ट। दूसरी बात को देखिए, सपोज कीजिए दो बॉडी है, लेट अस कंसीडर देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी। ए आगे की ओर इधर बढ़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, एंड लेट अस सपोज वेलोसिटी ऑफ बी, ये भी इस साइड जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। सो देयर इज ए रिलेटिव मोशन, यस देयर इज ए रिलेटिव मोशन। कितना रिलेटिव मोशन है? 2 में से 1 गया 1। तो ये मतलब लीडर कौन हो गया? जो जीत कौन रहा है? ये जीत रहा है। ये मतलब इसके पास ज़्यादा वेलोसिटी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहेगा? इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, इसको अपोज कर देगा। तो इसके कारण यहाँ पर जो ए पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, ब्लॉक ए पर जिसकी स्पीड ज़्यादा है, ये देखिए फ्रिक्शन फोर्स। अब इस बी पर कैसे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? ये देखिए, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये कमजोर पड़ रहा था ना, ये 1 मीटर है, तो इसको भी अपोज करेगा, मतलब उसकी सपोर्ट में चला जाएगा, इसके जस्ट रिलेटिव को अपोज करता है। अगर ये तेज है तो उसको स्लो करेगा, जो स्लो है उसको तेज करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। ये भी क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। इक्वल एंड अपोजिट है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक इक्वल एंड अपोजिट है। एक और केस देखेंगे, दिस वाज द फर्स्ट केस। सेकंड केस एक मैं और भी दिखाता हूँ। लेट अस सपोज टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट एंड दे मूव इन ए अपोजिट डायरेक्शन। ये भी ए है और ये भी है, वॉट एवर इट्स मैग्नीट्यूड, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, लेकिन ये इस दिशा में है। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा? ए और बी के ऊपर में। आप आ जाइए इसकी मोशंस को, ये इस साइड जा रहा है ना, इसकी मोशन इधर है, भी है। फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोज करेगा। दिस इज फ्रिक्शन। ये क्या इस साइड जा रहा है ना,
ये इस साइड जा रहा है, आप जानते हैं पैरेलल टू द सरफेस, इसी सरफेस पर ये क्या करेगा, ये इधर जा रहा है, इसको अपोज करेगा। लेकिन ये दोनों फ्रिक्शनल एट ए कॉन्टैक्ट पॉइंट पर विल बी अपोजिट एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस। क्यों होगा? दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो दिस इज ऑल मीनिंग इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। और अगर ये रेस्ट में था तो क्या करेगा, अब इसके मोशन होने की कोशिश करेगा तो भी यहां पर फ्रिक्शनल अपोजिट लगेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। Types of friction is always a force, so types of friction. In general, there are three different types of forces. What is this? Static friction. Static friction. The second is limiting friction. This is the second part. And the third part is kinetic or dynamic friction. Kinetic or dynamic friction. This kinetic and dynamic is further subdivided into two. What is this? Sliding friction. Sliding friction. And this is the rolling friction. So, in general, the friction can be broadly classified into these three ways, three different ways. Now, first we come to the static friction. Static friction. Frictional force. Frictional force in operation when there is no motion, there is no actual motion, but tending motion. When applied force acts, when applied force acts. So there is an important point. What about the standing motion? होने वाला मोशन हुआ नहीं है, इसको देख सकते हैं। Let us suppose this is a sufficient rough surface and the body is here. This externally applied force F externally applied and the body is not moving. So what is the frictional? This is called F and this is called S. F static. Symbolically it is F. S stands for static. तो देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स। अब चूंकि ये रेस्ट में है, सिस्टम क्या है, रेस्ट में है, इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो फ्रॉम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर ये रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो हो जाएंगे। इसलिए व्हाट इज एफ स्टैटिक इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एफ एक्सटर्नली अप्लाइड। सेकेंड इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज self adjusting force। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं सेल्फ एडजस्टिंग है। मतलब करने का मतलब क्या होगा कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। सपोज कीजिए कि ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं और ये मोशन में नहीं है, तो आप जितना भी फोर्स लगाएंगे ये उतना ही डेवलप हो जाएगा। और अगर आप फोर्स को थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करते हैं स्टेज में, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उसी स्टेज में उसी प्रोपोर्शनल में इंक्रीज करेगा ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसको अगर हमने ग्राफिकली शो किया तो कैसे शो कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है, आप देख सकते हैं ऑन द वाई एक्सिस देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में आप अप्लाइड फोर्स को दीजिए। अप्लाइड फोर्स में यहाँ पर सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब है ये स्टेज है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जितना ज़्यादा आपने अप्लाइड फोर्स को लगा रहे हैं ठीक उतने ही मैग्नीट्यूड में, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर 100 न्यूटन लगाया तो उतना ही में यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन ही रहेगा। अगर आपने इसको 150 न्यूटन दिया तो ये भी कितना हो जाएगा, दिस इज 150 न्यूटन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ, आपको जो मैंने दिया कि दिस इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यहाँ पर एकदम बराबर 45 डिग्री पर तुरंत करते हैं। अगर यहाँ पर हमने इसको 50 दिया, 50 न्यूटन, तो ये भी 50 न्यूटन है। और अगर हमने नहीं अप्लाई किया जीरो, तो ये भी क्या हो गया, जीरो।
सो दिस स्टैंड्स, अगर आपका एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और 45 डिग्री पर जा रहा है, ग्राफ अगर 45 पर शो कर रहा है, तो समझ लीजिए ऐसे फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट अब इसकी बारी आती है सेकंड का। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होगा, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन में देयर इज ए नो रिलेटिव मोशन। अब आती है बारी लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट देयर इज ए लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, सिंबॉलिकली इट इज ए रिटन एफ लिमिट और समटाइम इट इज ऑल्सो रिटन एफ स्टैटिक मैक्सिमम। क्या कहने का मतलब होता है, इट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स acting on a body before real motion takes place. It is the maximum static frictional force. मतलब if force applied is greater than limiting frictional force, मतलब if F applied is greater than F limiting, motion starts. और अगर उसके बराबर भी रहेगा तो इट विल बी एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग द मोशन। क्लियर कट आइडिया? यस। ग्राफिकली इसको हम लोग शो करेंगे तो ये दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो पॉइंट आएगी, उसी पॉइंट को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स kinetic frictional force, symbolically it is written as Fk. When force applied is greater than F limiting, motion really start, motion actually starts. Then frictional so offered, friction so offered is kinetic frictional force. सिंपल सी बात होगी। अब इन सब बातों को जरा सब ग्राफिकली प्लॉट करें तो कैसा आता है नेचर, ये भी चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज द अप्लाइड फोर्स, अब फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। अगर आपकी अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो लगेगा, और जैसे ही आपने बढ़ाया दिस इज एट ए 45 डिग्री, यहां पर आ गया। इसके बाद क्या करेगा, अब सर्टेनली देर इज ए डिक्रीज इन फ्रिक्शनल फोर्स एंड देयर आफ्टर इट बिकम्स कांस्टेंट। तो दिस फ्रिक्शन यहां पर अब आ जाइए, दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, एंड फ्रॉम ए टू बी this is the static frictional force. This range, complete range is from here to here, static frictional force, Fs. So Fs is up to the limiting state. This is the parallel to this axis and this is a constant. मतलब Fk is constant. अब ये नहीं बढ़ेगा once motion started. लेकिन आप देख सकते हैं कि Fk is slightly is less than F limiting. Slightly. What is the reason? ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन दिस इज द ग्राफ। ये किस बीच की ग्राफ है? ग्राफ बिटवीन द फ्रिक्शनल फोर्स सो डेवलप्ड एंड द अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट देयर इज ए क्वेश्चन हियर, व्हाई एफ काइनेटिक इज लेस देन
एफ लिमिटिंग। क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन भाई छोटा होता है, किस फोर्स से? एफ लिमिटिंग से। आंसर इसको भी जरा सा देख लीजिए। एज मोशन स्टार्ट्स, अगर मोशन स्टार्ट्स हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि अपने आप को स्थिर रखने की, इज ब्रोकन। तो ये उसका मेजर कारण हो गया कि इनर्शिया ऑफ टूट जाता है, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। एंड फर्दर irregularities are broken, irregularities are broken, टूट जाता है, जो पहले से irregularity था वो सब टूट गया। एंड न्यू बॉन्ड इज टू बी फॉर्म्ड, एंड न्यू बॉन्ड ऑफ irregularities आर टू बी फॉर्म्ड। अब नया आपको डेवलप करेगा जो कांटेक्ट पर है। एंड सो एफ के इज स्मॉलर देन एफ लिमिटिंग। तो दो कारण हो गया, एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ब्रोकन होता है और न्यू इरेगुलरिटीज आर फॉर्म, पुराना खत्म हो जाता है और नया बॉन्ड आपको डेवलप होता है कांटेक्ट सरफेस पर, जिसमें थोड़ा समय लगता है और जिसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन सडनली थोड़ा डाउन होता है एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आपके पास आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में दो होते हैं। व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? सिंपल केस ऑफ काइनेटिक, this is a similar to the kinetic frictions. This is F kinetic when the body just sliding motion. So what is the sliding friction? When a body slides over another. Sliding friction takes place. Sliding friction takes place. Opposite to motion. ये काइनेटिक फ्रिक्शन के समान हो गया। नाउ नेक्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन। दिस इज द रोलिंग बॉडी जस्ट लाइक ए व्हील। मैं व्हील को कहता हूं रोलिंग बॉडी, और हो सकता है सिलेंडर, और हो सकता है रिंग, हो सकता है सर्कुलर डिस्क हो सकता है, या सिलेंड्रिकल पार्ट हो सकता है, स्फेरिकल पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो गया। सपोज इट इज इन कॉन्टैक्ट। अब देखिए यहां पर कि ये कॉन्टैक्ट सरफेस में है, दिस इज इन कॉन्टैक्ट। तो आपके कॉन्टैक्ट के जो एरिया होंगे ये वेरी स्मॉल है, कॉन्टैक्ट एरिया इज वेरी स्मॉल, ठीक है। एंड वेरी लार्ज एडहेसिव फोर्स एक्ट, and a large adhesive force at contact surface. अब क्या होगा? It develops large pressure and depression takes place, and depression or compression takes place. कंप्रेशन का मतलब होगा दब जाएगा। तो एक्चुअल सिचुएशंस क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अपने हाई प्रेशर्स के कारण इस तरह से सरफेस हो गया। दिस इज द कंप्रेशन। सो दिस पर्टिकुलरली जो आप देख रहे हैं ये आगे की ओर बढ़ रहा है, इस तरह से रोल करता हुआ जा रहा है और आगे की ओर भी बढ़ रहा है, रोल भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज ओमेगा। यहां पर हो गया, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, डिप्रेशन और कंप्रेशन। एंड फर्दर देयर इज ए बम्प ऑल्सो,
यहां पर आप देखिए जो ये इंड आ गया दिस कॉर्नर पर, दिस इज कॉल्ड बम्प इज फॉर्म्ड। अब क्या करेगा, ये जो बम्प हो गया इसको आगे बढ़ने में अपोज करेगा, सो इट फॉर्म्स अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ ए रेसिस्टेंस। और दूसरा क्या हो जाएगा, डिप्रेशन ऑल्सो अपोजेस द रोलिंग मोशन। सो यहां पर दो चीज मोशन करता है। हियर 2 पॉइंट देखेंगे, 2 पॉइंट्स क्या क्या देखते हैं। इन रोलिंग डिप्रेशन opposes the rolling motion। और दूसरा कौन करता है, बम्प इन फ्रंट ऑफ व्हील अपोजेस मोशन। ये कारण। लेकिन फिर भी अगर ये बात कहा जाए कि रोलिंग जो फ्रिक्शन होते हैं बहुत कम होते हैं कंपेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। क्यों कम होते हैं, इसके पीछे एक रीजंस हो जाता है कि आपके मेन पॉइंट पे मैं बताता हूं। अब इसमें क्या होते हैं, इन केस ऑफ ए प्योर रोलिंग आपकी सेंटर यहां पर नहीं रह जाते हैं, सेंटर यहां पर आ जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर, इंस्टेंटेनियस सेंटर, and this is called axis of rotation, कांटेक्ट पर आ गए। मैं यहां पर स्पष्ट करता हूं थोड़ा सा और। अब आपके जब ये मोशंस में होते हैं तो वास्तव में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, ये जो सेंटर हो गए दिस इज कॉल्ड सेंटर, तो देयर इज ए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, but velocity at the contact surface is 0. In rolling motion, there is no relative motion at contact surface. At contact surface, only center of mass, rather you write center of mass moves। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा, तो स्लाइडिंग का टेंडेंसी ही खत्म हो गया। सो एफ रोलिंग इज वेरी स्मॉल, क्योंकि रिलेटिव कांटेक्ट का मोशन ही नहीं हो रहा है, वेरी स्मॉल, एज there is no relative motion at contact surface। यही वजह होते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होते हैं। व्हाट इज द एफ रोलिंग इज इक्वल टू 1% ऑफ एफ स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का कितना परसेंट होते हैं, लगभग 1% के बराबर होते हैं। This is all about. Now calculation of a rolling friction. Calculation of rolling friction. F rolling directly proportional to normal reaction. F rolling क्या होता है, directly proportional to normal reaction। बहुत इजी हो गए। Further, F rolling is inversely proportional to radius of rolling mass। जो रोलिंग मास होते हैं उसके रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज नॉर्मल रिएक्शंस को आप n कह लो, ठीक है ना। और यहां पर हम लोग क्या दे सकते हैं, 1/r, where r is the radius of rolling body। अब वो रोलिंग बॉडी चाहे स्फेयर हो, व्हील हो, डिस्क हो, रिंग हो, कुछ भी हो सकता है। और अगर हम इक्वालिटी में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए म्यू r n डिवाइडेड बाई r।
म्यू आर इज ए कांस्टेंट, दिस म्यू आर is coefficient of rolling friction, coefficient of rolling friction per unit length। क्योंकि यहां पर अगर इसका यूनिट मीटर है तो ये भी मीटर होगा, तभी ना दोनों मीटर कटेगा और ये फोर्स दोनों इक्वेट हो पाएगा डायमेंशनली इक्वल होने के। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। और इस बात के लिए देखेंगे, पूछेगा बच्चे लोग कि इस दोनों में किसका ज्यादा, एक बड़ा रेडियस है एक छोटा रेडियस है, पूछेगा रोलिंग किस में लग रहा है, आर डैश इज ग्रेटर देन आर। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आगे, बताइए रोलिंग किस में लग रहा है, इसमें रोलिंग कम लगेगा ना। क्यों कम लगेगा? क्योंकि आप साइज देख सकते हैं, दिस इज द डायमेंशनली इसकी साइज बड़ा है कंपेयर टू दिस रेडियस, सो फ्रिक्शन रोलिंग इसमें कम हो जाएगा। एफ रोलिंग यहां जो होगा लेस देन इस एफ रोलिंग के बराबर, इसको एफ आर ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, व्हाट इज द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ नियम होते हैं कि कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन लगते हैं, इस बात की है, दैट इज द एफ लिमिटिंग। इसको हम लोग 4 लॉज में बांट देते हैं। नंबर 1, एफ जो लिमिटिंग होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। ये समझ में आ गया। दूसरी बात क्या होते हैं कि दिस एफ लिमिटिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये उसके दूसरे फॉर्मेट हो गए। मतलब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लोग अगर ए कह लें तो वो उस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से इंडिपेंडेंट है, मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं करते हैं। व्हेन एन इज कांस्टेंट, एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन अगर कांस्टेंट हो तो एरिया पर डिपेंड ही नहीं करते हैं। तीसरा क्या कहता है ये, फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कैसे नेचर ऑफ सरफेस है? फॉर एग्जाम्पल, एफ लिमिटिंग इज स्मॉल फॉर पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस, and F limiting is large for rough surface। ये उसकी कहने का सेंस है जो आसानी से समझा जा सकता है। चौथा पॉइंट कहता है कि F लिमिटिंग जो होते हैं डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, या डायरेक्शन लोडिंग का मतलब अप्लाइड फोर्स। इसमें क्या कहता है, एफ लिमिटिंग अपोजेस अप्लाइड फोर्स, ये उसकी सेंस हो। नेक्स्ट, अब आपके पास आता है व्हाट इज द लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सेम चीज है, एफ के डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, ये तो वही हो गया जो लिमिटिंग में भी था। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, डिपेंड्स ऑन मोशन डायरेक्शन, अपोजेस मोशन डायरेक्शन। लेकिन यहां पर एक चीज आ जाता है, नया बात है, एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी v, दैट इज द मोशन स्पीड। व्हेन स्पीड इज स्मॉल, स्पीड इज लो या स्मॉल हम कह सकते हैं। कम वेलोसिटी होगा तो ये v हो जाएगा।
Sometime it is also proportional to velocity square when velocity is large. जैसे अगर एरोप्लेन है, रॉकेट है, उसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगते हैं वेलोसिटी स्क्वायर के लगते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ मूव कर रहा हूं या कोई ब्लॉक मूव कर रहे हैं ग्राउंड पर तो वो v के प्रोपोर्शनल। जैसे कहने का मतलब हो गया कि अगर आप बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं देन फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर एज इट इज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। नेक्स्ट यहां पर आता है वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस बात का कैसे मैं इसे साबित करूं? आप दो सिमिलर ब्लॉक ले लीजिए इस अरेंजमेंट का। दिस इज द ब्लॉक ए, मास m, सेम मास का ले लीजिए, इसे रफ सरफेस पर दीजिए, ठीक है। इसको एक पुली के सहारे अटैच करते हुए एक पैन से लटका दीजिए। अब इसमें मास की लोडिंग बढ़ाइए। इस m मास पर आप क्या देखेंगे? द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड। मास को m कर दीजिए, बॉडी स्लाइड। ये मास आपने क्या रखा? लेट अस सपोज m मास, ये रफ सरफेस है और आपने क्या टेस्ट किया? ये एक स्मॉल मास m है एंड आपने क्या देखा कि इस स्मॉल मास जो भी आपका टेस्ट कीजिएगा उस पर देखिएगा कि ये स्लाइड करने लगा। अब आप क्या कीजिए? एक सिमिलर ब्लॉक और इसके ऊपर रख दीजिए, ए ब्लॉक, एक और सिमिलर ब्लॉक सेम मास का, जैसे इसकी मास m था तो इसकी मास भी m, तो ये डबल हो गया। आप देखिएगा कि ये मास भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। एक पहले से मास था ये वाला, एक ये। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप इस मास को, ये मास क्या करता है? इसके फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर करता है। ये वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? अगर स्टैटिक में है तो एफ स्टैटिक या एफ लिमिटिंग क्या हो जाएगा? दिस एफ स्टैटिक और लिमिटिंग, एफ स्टैटिक मैक्सिमम दैट इज लिमिटिंग, ये mg के बराबर होगा, ये वाला mg के बराबर। आप इसको अगर डबल कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी डबल हो जाएगा। ये किसको साबित करता है? कि इसकी नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से नॉर्मल रिएक्शन, ये चेक हो गया। दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ लिमिटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का तात्पर्य क्या हो गया? ये मास m है और ये m है, तो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन? पहले कितना था? mg था। अब डबल मास रख दिए तो क्या हो गया? 2mg हो गया। तो इसका मास अगर डबल हो गया तो आपको फ्रिक्शनल, ये भी मास डबल करना पड़ेगा ताकि फ्रिक्शनल फोर्स डबल हो जाए। तो ये लॉ का टेस्टिंग हो गया कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा क्या बात हो सकता है कि आप इसको ऐसे करके लिखिए, एक ब्लॉक ए है, इसकी कॉन्टैक्ट ऐसे है और दूसरा ऐसे ले लीजिए, दूसरी ब्लॉक को भी ऐसे एक दूसरे से बांध दिए। ना अब इसको हमने पुली अरेंजमेंट से दे दिया, वही पैन वाली मास इसको लगा दी यहाँ पर अपने पास। आप क्या देख रहे हैं इसमें कि पहले आपके पास डबल लोड था, यहाँ पर ऊपर नीचे था, अब आपके पास दोनों फ्लैट एरिया पर है, तो कॉन्टैक्ट एरिया इसमें बढ़ गया। कॉन्टैक्ट एरिया इज इंक्रीज्ड। किसके कॉन्टैक्ट एरिया के तुलना में? इसके कॉन्टैक्ट एरिया में। देखिए इसका एक ही ब्लॉक का कॉन्टैक्ट है, यहाँ डबल ब्लॉक है, लेकिन आपके पास मास उतना ही 2m रहेगा। ये भी मास है, दैट इज टोटल मास कितना हो गया? 2m। और वही मास इसको पुल कर लेगा, जितना इसमें स्टेज में पुल करने में लग रहा है इस मास को 2m, उतना ही अलग अलग एरिया बढ़ा के करने में भी। तो इससे क्या ये प्रूफ होता है कि भाई एरिया ऑफ कांटेक्ट पर ये डिपेंड नहीं करता है। ये सेकंड टेस्ट हो गया। तीसरा कहता है कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। यस, अगर हम इस सरफेस को पॉलिश कर दें, बहुत जेंटली पॉलिश करके अगर हम इसको स्मूथ कर दें तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड। इससे आपका थर्ड प्रूफ हो जाता है। और चौथा हो गया कि अगर आप लोडिंग को इस साइड दीजिएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, अगर आप लोडिंग को इस साइड से दीजिएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेज द टेंडिंग मोशन। ये चारों लॉ प्रूफ हो गया। नेक्स्ट मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि आप हमें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बताएंगे। एग्जाम्पल है बहुत छोटे छोटे बातों का। सपोज कीजिए मैंने एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक को रख दिया, हैज ए मास m, और ये एक रफ सरफेस है, थीटा एंगल है, ठीक है। आपसे पूछते हैं व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? कैन वी फाइंड इट? यस, वी कैन इजीली फाइंड इट। व्हाट इज इट्स वैल्यू? वेरी सिंपल। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? आपके पास एक कंपोनेंट ग्रेविटी का आ जाएगा mg साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा mg कॉस थीटा,
normal reaction and that must be equal to mg cos theta, and here is the frictional force. So what is the applied force which is pulling it down? सिर्फ एक ही अप्लाइड फोर्स है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम ये कह रहे हैं कि ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ब्लॉक इज एट रेस्ट और एट इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगता है, सेल्फ एडजस्ट करेगा ना, तो ये एफ स्टैटिक कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के बराबर mg sin थीटा। समझ में बात आ गया। मैं आपको अगर ये देता हूँ बच्चे लोग कि भाई मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक ब्लॉक है जिसे एक पुली के अरेंजमेंट से नीचे एक मास लगा दिया गया, सपोज कीजिए दिस मास m है, दिस मास m है, रफ है, और मैं आपसे कहता हूँ देयर इज नो रिलेटिव, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। अगर यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशंस नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स जरूर एक्ट करेगा, क्यों नहीं एक्ट करेगा। देखिए इसमें ग्रेविटी फोर्स कितने लगेंगे, mg, और मैं कहता हूँ ये रेस्ट में है तो नेट फोर्स को जीरो होना पड़ेगा, तो ये टेंशन कितना के बराबर हो जाएगा, mg। सो यहाँ भी टेंशन कितना के बराबर हो जाएगा, mg। इसलिए एक जो फ्रिक्शनल फोर्स जो पीछे की ओर लग रहे हैं, अगर इसमें मोशन नहीं है तो ये अप्लाइड फोर्स हो गया, दिस इज अप्लाइड फोर्स। एंड सो व्हाट अबाउट दिस फ्रिक्शनल, स्टैटिक फोर्स कितना के बराबर हो जाएगा, दिस इज mg के बराबर, सेल्फ एडजस्ट कर लेगा। आप बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। चलो मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डिटेल में बताऊंगा जब आपके इसी के न्यूमेरिकल पार्ट में चलते हैं। आज का जो हमारा पोर्शंस था मोर अबाउट द कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आता हूं एक बार पुनः फ्रिक्शंस पे, उस पर मैं कुछ बेसिक्स चीज़ को और बताऊंगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शंस क्या होते हैं, एंगल ऑफ रिपोज क्या होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस क्या होते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, और तब मैं उसी चैप्टर्स में आपको ढेर सारे प्रॉब्लम के साथ बताता हूँ कि फ्रिक्शन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए आप इसे एक बार बेहतरीन ढंग से अपने हिसाब से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।